चलिए, तो आज क्लास हम लोग बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ा, अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ा, धातु होते क्या ये पढ़ा। अब इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, पहले धातु फिर अधातु फिर दोनों भौतिक अंतर फिर केमिकल अंतर, रासायनिक अंतर, समझन कहानी। फिर केमिकल बॉन्डिंग वो खत्म होगा, फिर अयस्क लोह सब पढ़ाएंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर ये है। तो धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। अब इसका केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन जब तक खत्म नहीं होगा पीछे छोड़ने वाला चीज़ नहीं है, केमिकल रिएक्शन मिलेगा ही। दिखाता है लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु को ऑक्साइड बनाती है। मतलब धातु के साथ अभिक्रिया कीजिएगा ऑक्सीजन का, धातु प्लस क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन, बनेंगे धातु का ऑक्साइड। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु का ऑक्साइड। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछता परीक्षा में टपकेगा। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के। अधातु के अम्लीय। झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 उठा के देख लो, 22 की शायद 23 होगा, शायद 22-23 कौन में से इसमें होगा, पूछ चुका है, क्वेश्चन छप चुका है। ये पूछते हैं धातु के ऑक्साइड के प्रकृति क्या होते हैं बताइए? क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय। समझन बात को? तो मेटल के ऑक्साइड प्रकृति क्या होते हैं बोलिए? बेसिक नेचर होते हैं मेटल ऑक्साइड। समझन कहानी। अच्छा, Cu+O2, कॉपर को मैंने जलाया ऑक्सीजन में तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड बना किस कलर का? ये है काले रंग का। रिएक्शन दिखा दिया। एल्युमिनियम जलाया ऑक्सीजन में क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड, फार्मूला Al2O3। बैलेंस करने सिखा चुके हैं। तो धातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा धातु के ऑक्साइड, यही इसमें कह रहा है। यानी कि धातु रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, संगत धातु ऑक्साइड बनाएंगे। समझें बात को? फिर पढ़े इधर अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बराबर, एग्जाम आती है। क्या पहले समझिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा पोटासियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन अधिक उष्माक्षेपी है। मतलब ये रिएक्शन जब होंगे, ये अभिक्रिया जब होती है, अधिक मात्रा में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। इसीलिए इसे कहा है अधिक उष्माक्षेपी इसमें होती है। उष्मा की मात्रा क्या होगा? अधिक निकलेगा। तो सावधानी करना पड़ता है। अब समझिए, लिथियम, सोडियम और पोटासियम आपके सिलेबस में सरकारी किताब में लिखा है सिर्फ सोडियम और क्या लिखा है? पोटेशियम। सोडियम और क्या लिखा है बोलिए? तो आप लिथियम को ध्यान रखिए। दो को रख सकते ध्यान में जो आपके कोर्स में लिखा गया सरकारी किताब में। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में, कौन तेल में? मिट्टी के तेल में, किरोसिन तेल में, यानी कि मिट्टी के तेल यानी कि कौन तेल? किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किरोसिन तेल में क्या करते हैं? डुबो करके। क्यों रखते हो किरोसिन तेल डुबा करके? एक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछेगा कि पोटासियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो क्यों रखा जाता है? सुनना जवाब। कहता है क्योंकि ये वायु के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधिक मात्रा में क्या छोड़ती है? उष्मा छोड़ती है। अब जैसे मतलब मिट्टी के तेल से जैसे निकालोगे ना पोटासियम सोडियम को, उसमें अपने आप आग लग जाती है, अपने आप क्या होगा? इसीलिए उसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। वही इसमें कह रहा है क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ? जैसे वायु के संपर्क में आएंगे, वायु के कांटेक्ट में आएंगे, अधिक मात्रा में क्या छोड़ते हैं? उष्मा छोड़ते, उसमें आग लग जाएंगे। और इस उष्मा की वजह से इनमें आग लगती है। उस उष्मा की वजह से इसमें क्या लग जाती है? आग लगती है और ये जलना शुरू कर देता है। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन छपेगा, ये एग्जामिनेशन पूछेगा कि पोटासियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में, किरोसिन ऑयल में डुबो को क्यों रखा जाता है? कहेंगे इसीलिए वो वायु से क्या कर लेगा? अभिक्रिया। जैसे वायु के संपर्क में आएंगे, वायु से अभिक्रिया करेगा, उष्मा छोड़ेगा, उष्मा के कारण उसमें आग पकड़ लेती है। समझें कहानी? इसी वजह से उसे मिट्टी के डुबो करके रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा परीक्षा के लिए। अच्छा, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? किस प्रकृति का धातु ऑक्साइड होता है? तो सामान्यतः मतलब प्रायः जो होती है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है? अभी पढ़े ना, धातु ऑक्साइड क्षारीय होती है। तो सामान्यतः धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है बताइए? क्षारीय होती है। आपको इतना रखना ध्यान में, क्योंकि ये जल में कौन आयन देते हैं बोलो? OH- आयन। अरे क्षार किसको कहोगे? बेस किसे कहते हैं? जो जल में घुलने पर कौन आयन दे? OH- आयन। अम्ल किसे कहेंगे? जो जल में घुलने पर कौन आयन दे? H+ आयन। तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि ये जल में OH- आयन देते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलोगे तो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड को जल में घोलोगे तो मिलेगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इसमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+ छूटेगा OH- में, ये K+ और OH- आयन मिला, इसीलिए क्या होंगे? क्षारीय प्रकृति के। इसमें से बोर्ड पर लिखा है, इसमें से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि धातु के रासायनिक गुण लिखिए,
और शॉर्ट क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा इसके प्रकृति क्षारीय होती है, मिट्टी तेल में वाला क्वेश्चन ये पूछ लेगा, ये दो रखना ध्यान में। या नहीं तो कभी कभी पूरा पूछ लेगा रासायनिक गुण लिखिए अंतर, वो तो अलग से हम बाद में बता ही देंगे, अभी डिटेल में बात कर रहे हैं, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक प्रॉपर्टी। हम लोग आगे एक टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड, पूछ लेता शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में कि उभयधर्मी ऑक्साइड इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इंग्लिश में से क्या कहते हैं एम्फोटेरिक, क्या होती है, कहता है वह ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों की तरह कार्य करता है। अम्ल की तरह भी काम करेंगे, मतलब धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल की तरह भी कार्य करेंगे और क्षार की तरह भी कार्य करेंगे, उसे कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। वह ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3 धातु के ऑक्साइड अभी पढ़ाए थे ना, अभी आपको क्या पढ़ाया गया है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अपवाद में ये दोनों है, ये उभयधर्मी होते हैं, मतलब इसमें अम्ल वाला भी गुण है क्षार वाला भी गुण है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं उभयधर्मी। Al2O3 ZNO अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये कैसा ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी। परीक्षा में अलग अलग रहेगा ऑप्शन, अम्लीय है क्षारीय है उभयधर्मी, या दोनों मारना, या उभयधर्मी रहेगा तो मारना, दोनों। समझे ना बात को, या तो आंसर दोनों होगा, अम्ल क्षार दोनों, क्योंकि दोनों गुण है ना, या नहीं तो उभयधर्मी लिखा होगा। और बढ़िया वाली बात उभयधर्मी टिक करना। Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZNO जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, क्योंकि इसमें अम्ल का भी गुण है क्षार का भी गुण है। कहेगा अब इसी को और क्वेश्चन आगे थोड़ा लेवल टप करेगा, क्या पूछेगा, सिद्ध कीजिए Al2O3 की प्रकृति उभयधर्मी होती है। आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा, क्या करने के लिए बोलेगा, प्रूफ करो। आप बोलो क्या करेंगे उसके लिए, इसका रिएक्शन करवाएंगे अम्ल से एक बार, फिर देखेंगे क्या बनता है, इसका रिएक्शन करवाएंगे क्षारक से एक बार, फिर देखेंगे क्या बनता है। अभी ये क्षारक लिखा हुआ नहीं है, इसका रिएक्शन करवाइए HCl से, HCl अम्ल है ना, देखते हैं क्या है। हम लोग रिएक्शन करवाने लवण और क्या बनता है, जल। तो लवण जन कब बनेगा, जब अम्ल प्लस क्षार मिलेगा तभी ना। अभी ये क्षारक लिखा हुआ नहीं है, इसका प्रॉपर्टी क्या है हमें पता नहीं है, समझें कहानी। इसका अभिक्रिया किससे करवाया, अम्ल से करवाया, तो हमने क्या देखा, लवण और क्या बना है, जल। लवण जन बना, इसका मतलब पक्का ये अम्ल तो पक्का क्षारक होगा। ये क्या हो जाएंगे बताइए, क्षारक हो जाएंगे, ऐसे पता करते हैं। यानी कि Al2O3 इसका अभिक्रिया करवाया HCl से, बना AlCl3 + H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम है AlCl3 का। बैलेंस करना आप सीख चुके हैं, इसलिए उस पर चर्चा हम लोग करने वाले अब नहीं है। अच्छा, फिर आप लीजिए Al2O3, फिर क्या लीजिए, देखिए अभी Al2O3 किससे अभिक्रिया किया, अम्ल से। अब इसका अभिक्रिया करवाएंगे क्षारक से, किससे करवाएंगे, ये अभी अम्ल लिखा हुआ नहीं है, आप समझ लीजिए, लिखा हुआ ये अम्ल नहीं है। इसका किससे अभिक्रिया करेगा बताइए, क्षारक से अभिक्रिया कराइए। और जैसे अभिक्रिया कराइएगा तो बनेगा NaAlO2 + H2, यानी कि इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। NaAlO2 का नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट + H2O। ये लवण और जल, लवण जन कब बनता है, जब क्षारक अभिक्रिया किससे करवाइएगा, अम्ल से। इस मतलब ये क्या हो जाएगा, अम्ल। कहने का मतलब ये है कि Al2O3 अम्ल से भी अभिक्रिया किया, Al2O3 क्षार से भी अभिक्रिया किया। यहाँ अम्ल से अभिक्रिया किया तो ये क्षारक हो गया, यहाँ क्षारक से अभिक्रिया किया तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। मतलब इसमें क्षारक और अम्ल दोनों गुण है, इसीलिए इसे कह देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये आप लिख दीजिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 रिएक्शन 2 नंबर। ये केमिस्ट्री है, एग्जाम में नाम लिखना आवश्यक नहीं है, सिर्फ रिएक्शन लिख दीजिए। आपको चूँकि पढ़ा रहे इसीलिए समझने के लिए क्या लिखा जा रहा है, नाम, ये अम्ल ये क्षार है, समझे ना बात को। एकदम डायरेक्ट रिएक्शन लिखिए, 1 भी नंबर नहीं कटेगा, 2 रिएक्शन 2 नंबर। कितना आसान केमिस्ट्री है, लेकिन याद हो पाएगा तब ना, याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रूफ। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता घुमा करके, ये पूछ चुका, अगला बारी छप सकता है, क्या पूछेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए लिखा है Al2O3 अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया है ना। Al2O3 अम्ल के भी साथ अभिक्रिया किया, क्षारक के भी साथ अभिक्रिया किया, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन किए और साथ में बेस के साथ रिएक्शन किए, इसीलिए इसकी प्रकृति क्या है, उभयधर्मी होती है। समझे ना बात को, आगे पढ़िए। फिर क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध कीजिए ZNO की प्रकृति, किसकी प्रकृति, ZNO की प्रकृति क्या होती है, उभयधर्मी होती है। ये प्रूव करने के लिए कहेगा आपको। तो फिर उसका अभिक्रिया कराएंगे अम्ल से, या फिर सॉरी किससे कराएंगे, क्षारक से। जब इसका अभिक्रिया आप करवाइएगा जिंक ऑक्साइड से, अभी ये अम्ल है क्षार में पता मान लीजिए नहीं है, इसका अभिक्रिया किससे करवाया, अम्ल से। फिर इसका अभिक्रिया किससे करवाया, क्षारक से। दोनों से अभिक्रिया करता है, अम्ल से भी अभिक्रिया किया, क्षारक से भी अभिक्रिया किया, और लवण और क्या बनाया, जल। जब अम्ल से अभिक्रिया करती है होगा क्षारक, जब क्षारक से अभिक्रिया करती है क्या होगा, अम्ल। तो दोनों से अभिक्रिया किया ना।
ZnO प्लस HCl बना ZnCl2 प्लस H2O, और ZnO प्लस NaOH बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन अति महत्वपूर्ण है। ये रिएक्शन अति क्या है जी, इसे आप याद कर लीजिएगा बढ़िया तरीका से। ये तीन रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। एग्जाम में पूछता है कि जिंक ऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया दिखाइए, तो जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2O। ZnO जो है ZnO, ये जो ZnO है जिंक ऑक्साइड, इसका नाम है अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल से भी अभिक्रिया किया, क्षारक से भी क्या किया, अभिक्रिया किया, इसलिए इसे इसकी प्रकृति क्या होती है, उभयधर्मी होती है। नोट कीजिए इतना पहले आप, हो चुका है। तो हम लोग जहाँ पर थे उससे आगे बढ़ते हैं। धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, किस बात कर रहे थे, मेटल पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया, कि धातु जो है जल से कैसे अभिक्रिया करती है ना, बात को समझिए। कहता है धातु में जब आप जल मिक्स कीजिएगा, मेटल में क्या मिक्स कीजिएगा, जल मिक्स कीजिएगा, तो वो बनेगा संगत धातु के ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन गैस। फिर धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया फिर करवाते हैं, मान लीजिए जल को आप, धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया किससे करवाते हैं, जल से करवाते हैं, तो क्या बनेगा, धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के क्या बनेंगे, हाइड्रोक्साइड बनेंगे। जैसे हमने पोटासियम एक धातु है, पोटासियम एक क्या बताइए, इसका अभिक्रिया किससे करवाया है, वाटर, जल से करवाया है। पोटासियम एक धातु है, इसका अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम लोग, जल से करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन गैस। और इस रिएक्शन में हीट भी, उष्मा भी नहीं निकलती है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, उसमें ऊर्जा, हीट एनर्जी मैंने लिखा है, बैलेंस करने के लिए आपको आता है। धातु प्लस जल, धातु के हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपको याद करना पड़ता है, समझे ना बात को। केमिस्ट्री में कई चीज़ याद करने वाले होते हैं, वो याद कीजिएगा तब फिर आपको कंसेप्ट होगा क्लियर, बात समझ रहे कहानी। फिर कैल्शियम एक धातु है, तो कैल्शियम प्लस जल, तो क्या बन गया, धातु प्लस जल, धातु का हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, OH, हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, OH, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, समझे ना बात को। इसी प्रकार से ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा कि धातु प्लस जल, धातु प्लस, इसमें एक्चुअली में वाष्प हैं, ये क्या बताइए, वाष्प हैं, अति वाष्प ने, हाँ ठीक है, इसे भाप कह देंगे हम लोग, इसको लिख देते हैं इसमें एक बार। तो इसमें देखिए ये जो रिएक्शन है, ये एग्जाम आती है, पूछेगा लाल गर्म लोहे पर लोहे के साथ भाप के विक्रिया, किसका विक्रिया बोलो, लोहे के साथ भाप, यानी कि STEM, स्टीम के विक्रिया, ये स्टीम यहाँ भाप है, यानी कि वाटर ही के फॉर्म में ही है, उसका अभिक्रिया करवाइएगा, तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस क्या बनेंगे, H2। ध्यान रखिएगा, आप जो केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट उठाते हैं और वहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने सिखाया गया है ना, वो यही रिएक्शन था, एक रिएक्शन था ना, बोले तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम आता है, वो यही रिएक्शन है। और ये एग्जाम आता भी है, क्योंकि वो देखिए 2 पेज में लिखा है इंसेंटिव उस चीज़ को, तो पूछबे करेगा परीक्षा में, वो याद रखिएगा। 3Fe प्लस 4H2O बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2, समझे ना बात को, इस प्रकार से। और इसका Fe3O4 का नाम यहाँ पर क्या है, आयरन ऑक्साइड। ये सब अभिक्रिया किया, लेकिन सभी धातुएँ जल से अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, सोना, जिसे गोल्ड कहते हैं, आदि धातु प्लस वाटर, नो रिएक्शन। ये सब धातु का अभिक्रिया किससे करवाइएगा, जल से करवाइएगा, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, समझे ना बात को, ध्यान दीजिएगा। ये तो पढ़ लिया, धातु प्लस क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, जल पढ़ लिया। अच्छा, एग्जाम में आसान क्वेश्चन आता है, घर में कब सकता नहीं, बताएंगे हम क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उत्तर कर लीजिएगा तो हो जाएगा। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, अब धातु किसे देखेंगे अभिक्रिया हम लोग, तनु अम्ल, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ देखेंगे अभिक्रिया। धातु के साथ आप मिक्स कीजिए तनु अम्ल को, धातु प्लस क्या चीज़ मिक्स करेंगे बोलिए, तनु अम्ल, बनेगा धातु के लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये लाइन याद करना पड़ता है, जैसे कि ये लाइन याद करना पड़ेगा, ये लाइन आपको ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, तब बनेंगे रिएक्शन आपसे। सोचिएगा ऐसे हो जाए सच मैथ की तरह तो नहीं होगा, मैथ में फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो धातु प्लस तनु अम्ल क्या बनेगा, धातु के लवण प्लस कौन गैस बनेंगे, हाइड्रोजन गैस। जैसे आप देखिए ये धातु हमने लिया और हमने लिया तनु अम्ल, मतलब डाइल्यूट एसिड, उतना अधिक सांद्र एसिड नहीं है, मतलब डाइल्यूट एसिड है। नाम लिखा, आपको पता है डाइल्यूट क्या होती है, धातु प्लस तनु अम्ल क्या बनेगा, धातु के लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम ने किसको रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को, बन गया सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन यहाँ निकल गया। मैग्नीशियम किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को, खुद इसके प्लस आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बना लिया, हाइड्रोजन। तो धातु प्लस तनु अम्ल बनेगा क्या चीज़, धातु के लवण, यानी कि धातु के साल्ट और प्लस कौन गैस निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस। समझ लो पहले लिखने के लिए पहले। अब चलिए
ये सब तो ठीक है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो बोल रहे हैं अपना टिक टुक मारते जाना। अब प्लस ये पूछेगा आप जो बताने वाले हैं, ये वाला पॉइंट क्या है समझिए ध्यान से, पूछ चुका है एग्जाम में भी और ये एनसीईआरटी में लिखे गए हैं टॉपिक, समझिए इधर। कहता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम कौन है, नाइट्रिक एसिड, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसका यदि अभिक्रिया करवाते हैं धातु से, अभी आपने धातु के साथ देखा ना अम्ल का अभिक्रिया, तो धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऐसा हमने देखा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं। कहता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 धातु के साथ अभिक्रिया करके, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3, इसका अभिक्रिया किससे करवाएंगे, मतलब धातु से करवाएंगे। तो नाइट्रिक अम्ल का अभिक्रिया करवाइए किससे बताइए, धातु से करवाइएगा। नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, क्या बोल रहा है, नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करेगा धातु से, हाइड्रोजन गैस वो देगा, बताओ हाइड्रोजन गैस देगा, नहीं देगा। धातु समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं। क्यों नहीं देता है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली उपचायक या ऑक्सीकारक है, बहुत अधिक शक्तिशाली, काफ़ी पावरफुल उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या इससे क्या होगा, सुनो, HNO3 जो है एक शक्तिशाली क्या है बताइए, उपचायक है, कहा है ना, की तरह कार्य करता है, उपचायक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिनकी वजह से यह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन परमाणु देकर, जिनकी वजह से HNO3 जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन परमाणु देकर उसे जल में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन परमाणु देकर उसे किस में बदल देगा, जल में। अब समझिए, समझे ना बात को। यहाँ पर जो HNO3 है क्या चीज़ है जी बताइए, HNO3, ये जो HNO3 है, समझे ना बात को, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन एजेंट है बताओ, HNO3 जो यहाँ पर है ये क्या है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन एजेंट है, शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शक्तिशाली उपचायक या शक्तिशाली क्या है, ऑक्सीकारक है। जैसे HNO3 का अभिक्रिया करेगा धातु से, हाइड्रोजन गैस देगा, नहीं देगा, क्या दे देता है, जल। अब बाकी सब मतलब तनु अम्ल के साथ क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, ये नहीं देता। इसलिए परीक्षा के लिए क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब HNO3 प्लस धातु के साथ अभिक्रिया करवाइएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि HNO3 एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, शक्तिशाली उपचायक या ऑक्सीकारक है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन परमाणु दे करके जल में बदल देता है। समझ में आ गया वो कहानी, इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। एक धातु के लवण की दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया, एक धातु के लवण की दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं। इसमें एक कम क्रियाशील धातु के लवण से, एक कम क्रियाशील धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील द्वारा हटाया जाता है। देखिए ये जो पॉइंट लिखा गया ना, ये सब एग्जाम में आता है, आपको लिखना भी नहीं, आसान क्वेश्चन आएगा। तो सिर्फ ये रिएक्शन को आप देखिए, इसमें कहते धातु एक कोई है और प्लस धातु बी का कोई क्या बताइए, लवण है। अभिक्रिया करवाइएगा तो ए का लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा, धातु। मतलब यहाँ क्या किया है, धातु ए अधिक क्रियाशील है, धातु ए क्या है, किससे अधिक क्रियाशील है, धातु बी के धातु जो है उसके लवण से, धातु बी के जो लवण है उससे क्या है, अधिक क्रियाशील। ये क्या करेगा, ए इसको हटा कुछ स्थान पा जाएंगे तो ए का लवण बन गया और प्लस क्या बन जाएगा, धातु बी। धातु बी चुपचाप बगल में बैठा रहेगा। कई एग्जाम्पल दीजिए कि देखो एक सोडियम धातु है, धातु ए मान लो, ये कॉपर भी एक धातु है, तो कॉपर धातु का लवण साल्ट हो गया। ये रिएक्शन करवाइएगा तो सोडियम अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो सोडियम भागा देगा किसको, कॉपर से। पढ़ा चुका है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, पीछे करवा चुके वही है जो करवाए थे। तो सोडियम किसको भगाएगा, कॉपर को, तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएंगे, कॉपर। जैसे इसको रिएक्शन करवाइएगा CuAg प्लस CuNO3 होल 2, इसमें Cu अधिक क्रियाशील है, Ag कम क्रियाशील है, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। इसको पढ़िए, इसमें भी CuAg है लेकिन यहाँ पर Cu अब की बार है। इसमें देखिए यहाँ पर Cu है, Cu अधिक क्रियाशील किससे है, Ag से, तो Cu किसको भागेगा, Ag को, तो बना लेगा CuCl2 प्लस Ag। समझ में आ गया ना कहानी। तो ये पूरा खत्म हो गया क्या चीज़, धातु के रासायनिक गुण। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधातु के रासायनिक गुण, फिर धातु अधातु के भौतिक गुण में अंतर, फिर दोनों के रासायनिक गुण में अंतर। और रासायनिक गुण का अंतर ही परीक्षा में आता है या भौतिक गुण का अंतर, नहीं समझे। मतलब अभी तक जो क्लास किए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सिर्फ वो आधा घंटा पढ़ा देते तो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता। नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।